नमस्कार दोस्तों। ये सेट 2013-14 का पेपर है, हिस्ट्री का है ना। हिस्ट्री का है और 75 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन हिस्ट्री का ही आएंगे। ठीक। सेट सेट का है ये। हिस्ट्री पेपर थर्ड है और ये लगी थी एग्ज़ाम 10/10/2014। ठीक, ये एग्ज़ाम डेट है 10/10/2014। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ना ही नेगेटिव जाए। ठीक। जितनी भी, जहाँ भी इतिहास आता है वहाँ सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? सोमेश्वर रासमाला ये रचना है, जैसे कि भाई राजशेखर की प्रबंध कोश, अब ये तो याद अपन को, राजशेखर प्रबंध कोश। बिल्हण की नवसह सांक चरित, जानक पृथ्वीराज विजय, ये तो याद है। देख, पृथ्वीराज विजय ये है ना, जय या जया में ये है ना, तो पृथ्वीराज विजय ये है ना, तो जयानक पृथ्वीराज विजय, जयानक पृथ्वीराज विजय याद है ना। बिल्हण, बिल्हण ये ध्यान नहीं है ना। और राजशेखर प्रबंध कोश सोमेश्वर। तो कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बिल्हण की, सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर। दो, एक या तीन है ना, देखते हैं क्या है इसमें। एक में पेपर सेट ए ही है ना ये। हाँ, पेपर सेट ए ही है, तो फिर एक में, एक में तीन है ना। बिल्हण ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि बिल्हण की नवसह सांक चरित्र नहीं है। जबकि राजशेखर की प्रबंध कोश है, प्रबंध कोश राजशेखर। सोमेश्वर की ये ऐसे याद कर रखा है, देख, सोमेश्वर, सोमेश्वर है ना, सोमरस है ना, सोमरस रासमाला है ना, सोमरस। ठीक है ना, सोमरस, सोम है ना, सोम से रासमाला आ रहा है ना, से रासमाला, सोमेश्वर, सोमेश्वर है ना, सोम, सोम यानी सोम, सोम से, सोमरस से रासमाला, सोमेश्वर रासमाला। और राजशेखर प्रबंध कोश, जयानक पृथ्वीराज ये याद है ना। राजशेखर, राजशेखर यानी कि राजशेखर जो प्रबंध कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट। तो राजशेखर प्रबंध कोश, जयानक पृथ्वीराज विजय, सोमेश्वर सोमरस से रासमाला। ठीक है, ये नहीं है। बिल्हण की शायद अलग है, अलग है, लेकिन वो आ नहीं रहा, याद है ना। न्यू दिल्ली की संधि 27 नवंबर 1919 किसके साथ साथ की गई थी? पता नहीं है भाई। न्यू दिल्ली की संधि 27 नवंबर 1919। ऑस्ट्रिया, टर्की, हंगरी, बुल्गारिया। 27 नवंबर 1919। ये बताइए, जो न्यू दिल्ली की संधि हुई थी कब हुई थी? 27 नवंबर। ठीक है ना, 27 नवंबर 1919 है। देखते हैं क्या है इसमें। दो, 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 दो में चार है, बुल्गारिया है भाई, बुल्गारिया। न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली की संधि 27 नवंबर 1919 के किसके साथ? न्यू दिल्ली यानी कि इमली, इमली की संधि हो रही है 27 नवंबर 1919 को। ठीक। न्यू दिल्ली की संधि 27 नवंबर 1919 किसके साथ की गई? बुल्गारिया, 27 नवंबर 1919। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। जब करते हैं रुख ऋग्वेद का, ऋग्वेद लिया गया है यहाँ पर, ऋग्वेद से संबंधित है। क्या है ये नाम? नहीं, ये तो पता है, वेद है ना। ये तो पता है, ये वेद है भाई, ये वेद है। तो ये क्या उपवेद है? हैं? पता नहीं। जब ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद से संबंधित है, सामवेद से, ये शायद उपवेद है, यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित है ये। जब ऋग्वेद का, पंचवी सामवेद का, यजुर्वेद का, अर्थवेद का। तो अर्थवेद का जो चल रहा होगा, तो सामवेद, 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 पंचवीस अर्थवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद गोपथ, सामवेद सतपथ, यजुर्वेद को नहीं भाई, नहीं, भूल भाल चुके हैं। जब कौन सोया, या है तीसरो, तो तीन में कहीं है, तीन में दो है, तो दो का मतलब
सही उत्तर चुनिए, कौन सा समय लेते हैं? 2 है, ये है 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 फिर 1, यानी कि ऋग्वेद, ऋग्वेद संबंधित है कौशिक की, या फिर कौशिक की संबंधित ऋग्वेद, हाँ ऐसे है, कौशिक की ऋग्वेद से सामवेद, पंचवीस, यजुर्वेद, सतपथ, अर्थवेद, गौपथ। याद कैसे करें इसको, आएगा ये क्वेश्चन भाई, ऐसे नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे आ जाए, है ना, इनमें से एक दो फैक्ट हट जाएंगे और दूसरे एक दो फैक्ट और आ जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दे देगा, ये बताइए कौशिक की संबंधित है, यहाँ पर पंचवीस से संबंधित है, ठीक है। अब ये नाम नहीं दे रखा है, ये किसका है, ये या तो उपवेद है, यहाँ पर संहिता है, यहाँ पर क्या है ना, ये तो पता है वेद है। जब ऋग्वेद, ऋग्वेद का है कौशिकी, कौशिकी, ठीक है भाई, कौशिकी ऋग्वेद। फिर सामवेद है ना, सामवेद जिसमें संगीत वगैरह का उल्लेख है ना, सामवेद। पंचवीस, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यजुर्वेद शायद इसमें आयुर्वेद से संबंधित वो क्या है, चिकित्सा वगैरह इसका उल्लेख है शायद यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद सतपथ है ना, अर्थवेद गौपथ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद संगीत से है, यजुर्वेद शायद वो है ना चिकित्सा वगैरह से, अर्थवेद में अर्थवेद ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब ये याद नहीं हो रहा भाई, ऋग्वेद का कौशिक की, ऋग्वेद का कौशिक की, और सामवेद का पंचवीस, सामवेद पंचवीस, पंचविश, पंचविश है ना, और यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद सतपथ है, और अर्थवेद गौपथ। यह कुछ कर लिया है ना, अर्थ गौपथ, यानी कि अर्थ की अगर बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे कि अगर गाय का दूध बेचते हैं ना, तो भाई उससे अर्थ की प्राप्ति होती है, ठीक। तो अर्थवेद गौपथ, अर्थवेद गौपथ हो गया। अब ऋग्वेद कौशिक की, यह ऐसे ही करना पड़ेगा, ऋग्वेद कौशिक की, सामवेद पंचविश है ना, विश, वेद में वेद तो काफ़ी आएंगे है ना, तो सामवेद है ना, सामवेद है ना, तो पंचवीस, यजुर्वेद सतपथ। चल 2 बार कर, ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्थवेद, अर्थवेद का तो गौपथ है, आ गया ध्यान है ना। ऋग्वेद का, ऋग्वेद का यजुर्वेद का, 3 4 2 1 है यार ना, 3 4 2 1, ऋग्वेद का कौशिक की, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की है ना, कौशिक की ज़्यादा मात्रा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ऋग्वेद कौशिक की, कौशिक की। सामवेद, तो सामवेद यानी कि 5 और 20, तो 25 की बात कर रहा है, 20 और 5 है ना, तो 25 की बात कर रहा है सामवेद, ऐसे कर सकते हैं ना, सामवेद पंचविश। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी कि 100 बातों को उल्लेख है भाई, चिकित्सा से संबंधित है ना, यजुर्वेद सतपथ। जैसे जादू टोनों का भी उल्लेख है शायद यजुर्वेद में ना, तो 100 बातों की बात कर रहा है कौन, यजुर्वेद। अर्थवेद होगा कि भाई गाय का अगर घी को बेचेंगे या फिर दूध को बेचेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी, तो गौपथ, गाय गौपथ है ना। तो ऋग्वेद कौशिक की, ये डायरेक्ट याद है, ऋग्वेद कौशिक की। सामवेद, सामवेद पंचविश हो गया ये, सामवेद पंच और विश है ना, 25, सामवेद 25, यजुर्वेद सतपथ, अर्थवेद गौपथ। अब ले ऋग्वेद पंचवीस, ऋग्वेद है ना कौशिक की, और सामवेद, 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 सामवेद ये 25 की बात कर रहा है ना भाई, सामवेद 25 की बात कर रहा है, पंचवीस है ना, 25 सामवेद, 20 और 5 पंचवीस है ना, पंचवीस सामवेद। याद करने का जुगाड़ आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का हो गया, ये 100 बात की बात का उल्लेख कर रहा है, जैसे कि सत और पथ,
यानी कि पथ यानी रास्ता, सत यानी 100 रास्ते बता रहा है ये यजुर्वेद। चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो या फिर तांत्रिक विद्या से संबंधित हो, तांत्रिक बातों का उल्लेख अर्थवेद में भी है। देख लेंगे, आ जाएगा कोई समय के। ऋग्वेद प्राचीन है, सामवेद में क्या है, सामवेद तो संगीत है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। यजुर्वेद का वो नहीं है। यजुर्वेद भी है लेकिन और क्लियर देख लेंगे, क्लियर नहीं है, पकड़ ढीली है, कहने का तात्पर्य यह है। तो यजुर्वेद शतपथ हो गया। अब अर्थवेद का क्या हो गया, अर्थवेद है ना, ऋग्वेद का कौशिक की है, ठीक है। सामवेद पंचविश है ना, 25। यजुर्वेद शतपथ, अर्थवेद गाय। अब भूलेंगे इसको कभी, इसको कभी नहीं भूलेंगे। ऋग्वेद कौशिक की, सामवेद 25 की बात कर रहा है, यजुर्वेद शतपथ की बात कर रहा है, अर्थवेद गौपथ की बात कर रहा है। ऋग्वेद कौशिक की, सामवेद 25, यजुर्वेद 100 शतपथ, अर्थवेद गौपथ। दो है इसमें। आगे चलते हैं, 2 बार पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन है ना इनको। विश्व विरासत स्थल भीमबेटका की खोज किसने की? अब इसकी खोज की थी किसने? जॉन कार्लाइल करते हैं, चल 4 में। VS वाकणकर है भाई, VS वाकणकर है। VS वाकणकर है। कौन सा होया? चौथा है, चौथा में 3। VS विश्व विरासत स्थल भीमबेटका। भीमबेटका की, भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका महाराष्ट्र है शायद, नहीं भीमबेटका महाराष्ट्र है या फिर आंध्र प्रदेश है। अजंता एलोरा गुफा है, वो तो महाराष्ट्र। यही तो बात है यार, ये सब पता होना चाहिए कि जैसे कि भाई भीमबेट के अजंता एलोरा गुफाएँ कहाँ हैं? अजंता एलोरा गुफाएँ मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। और ये भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश है ना। भीमबेटका की भी है, भीमबेटका की, और अजंता एलोरा की तो मध्य प्रदेश है। भीमबेटका पता नहीं यार। जब 4 में 3 है। विश्व विरासत स्थल भीमबेटका की खोज किसने की? 4 में 3 है। VS वाकणकर है ना। भीमबेटका की खोज किसने की? विश्व विरासत स्थल VS वाकणकर, ठीक। VS वाकणकर। कौन सा कथन सही नहीं है? इलेवरेंट के अनुसार, चल देख लेते हैं डायरेक्ट। 5 में 4 है। जब कौन सा सही नहीं, इसको हटा देते हैं भाई। इलेवरेंट के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल। अर्थवेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापिता की 2 पुत्रियां थी। जीमर ने कहा कि सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? यहाँ इस प्रकार से आते हैं कि भाई ये बताइए, हिल्ब्रेंड के अनुसार अगर जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर कोई बड़ी एग्ज़ाम है तो उसमें यही पूछेगा। हिल्ब्रेंड के अनुसार सभा और समिति क्या है, ठीक है ना। तो सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल। सभा एक संस्था थी, संस्था, समिति उसका अधिवेशन स्थल। अर्थवेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापतियों की 2 प्रतियाँ थी, ये पूछ चुका है वो। बताइए अर्थवेद के अनुसार सभा और समिति की प्रजापिता की क्या कहा गया है? यहाँ पर अर्थवेद के अनुसार पुत्रियाँ थी। ऑप्शन दे देगा वो। सभा और समिति किसकी पुत्री थी? प्रजापिता की। जीमर ने कहा सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था। जयमर ने, है ना, जीमर ने कहा है सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था। जब इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, जैसे कि ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत तो भाई ग्राम सभा, ये ग्राम सभा तो ये ग्रामीण हो गया,
क्योंकि ग्राम सभा ग्रामीण से होती है ना, तो ग्राम सभा भाई ग्रामीण है। अब समिति है, ये केंद्रीय संस्था है। दो बार देख। अब वो अपन से पूछेगा ये बताइए सभा होती है क्या, या फिर केंद्रीय संस्था ये समिति होती है क्या, केंद्रीय संस्था, राज्य संस्था, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। कौन सा कथन सही नहीं है। हिल्डेब्रांड के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल। हिल्डेब्रांड के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल। अर्थवेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापिता की दो पुत्रियां थी। जीवन ने कहा सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था। हिल्डेब्रांड। अर्थवेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापिता की दो पुत्रियां थी। जीवन ने कहा सभा ग्रामीण संस्था है और समिति केंद्रीय सभा। सभा ग्रामीण सभा है और समिति केंद्रीय सभा। अर्थवेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापिता की दो पुत्रियां थी। हिल्डेब्रांड के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल। बौद्ध साहित्य में वर्णित देवकोटि के चार लोग पढ़ लो को कोट का प्रयोग करते हुए सुमेलित करिए। बौद्ध साहित्य में वर्णित देवकोटि के चार लोकपालों को कोट का प्रयोग करते हुए सम्मिलित कीजिए। छः में 3 है। 1 3 2 4। 1 3 2 4। बौद्ध साहित्य में वर्णित देवी कोटि के चार लोकपालों को कोट का प्रयोग करते हुए सम्मिलित कीजिए। बौद्ध साहित्य में वर्णित देव कोटि के चार लोकपालों को कोट का प्रयोग करते हुए सम्मिलित कीजिए। ततरट पूर्व दिशा का स्वामी, विरूपक पश्चिम दिशा का स्वामी, विरल है दक्षिण दिशा का स्वामी, वैश्वन उत्तर दिशा का स्वामी। दत्तरट पूर्व दिशा का, विरूपक्ष है ना ये पश्चिम का है, विरल है दक्षिण का, वैश्वन उत्तर दिशा का स्वामी। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। कंबोज नहीं था, हैं कंबोज नहीं था। कलिंग तो था। कंबोज करता हूँ चल साथ में। कलिंग नहीं था भाई। कलिंग का शासक कौन था, खारवेल। साथ में 1 है। निम्नलिखित जनपदों में कौन सा 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। कलिंग नहीं था, तो 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। जबकि गांधार है, कंबोज है, अस्मक है। गांधार है, कंबोज है, अस्मक है। ये 16 महाजनपद है ना, ये याद होने चाहिए। और इनकी जो राजधानी थी वो एकदम कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कलिंग का शासक खारवेल था, है ना। 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। जब कंबोज है, कंबोज की राजधानी कौन सी थी, अस्मक, पता नहीं यार, है ना। कंबोज है, अस्मक है, कंबोज है, अस्मक तो आ ही रहा है नहीं। कंबोज, अस्मक, गांधार। वो गांधार वो महाभारत में आता है ना, गांधार है सुकुनी, वो यहाँ से था, गांधार से। गांधार, कंबोज, अस्मक। कलिंग नहीं है। अन्य बहुकुर्बित कलिंग नहीं है ना। फिर अन्न बहुकुर्बित तत्व्रतम, अधिक अन्न उत्पन्न करना, यही हमारा व्रत होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में है। अन्न बहुकुर्बित तद्व्रतम, अधिक अन्न उत्पन्न करना, यही हमारा व्रत होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ से है। 8 में 3 है। तैत्तिरीय उपनिषद। अच्छा, अन्नम बहु कुर्बित तत् प्रवर्तम, अधिक अन्न उत्पन्न करना यही हमारा व्रत होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में है। 3 है। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य।
तैत्तिरीय उपनिषद है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जब कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, कलिंग, तोसाली। ये सही है ना? ये सही है। जैसे कि इसकी ये राजधानी है दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, कलिंग, तोसाली, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी। चल ये देखते हैं एक है क्या भाई इसमें। 9 में सही है यार, 9 में एक है भाई। 9 में एक है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जब उत्तरापथ ये नहीं है। जबकि अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। नहीं, ये शायद राजधानी है। जैसे कि कलिंग जो राष्ट्र था उसकी राजधानी थी तोसाली। कलिंग का शासक कौन था? खारवेल। जब कलिंग की राजधानी तोसाली, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, जब दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी। देख, ए से अवंती, ए उ अवंती राष्ट्र, उज्जैनी है ना, ए उ सिमिलरिटी आ रही है ना, ए उ अवंती राष्ट्र, उज्जैनी। जब अवंती राष्ट्र की राजधानी अवंती है ना, यहाँ पर ऐसे देख ले, अवंती उज्जैनी, अवंती उज्जैनी, अवंती उज्जैनी, अवंती उज्जैनी है ना, अवंती उज्जैनी। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी है, कलिंग की तोसाली। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो मैगस्थनीजन है या महापद्म नंद है यार। सप्तांग सिद्धांत का, चल ये 2 करते हैं, मान लेता है तो, नहीं 3 है। कौटिल्य भाई। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी 7 अंग है ना, 7 अंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्य। नयनार, ये तो सब संत थे 11 में भाई। भगवान का तीसरा नेत्र, भगवान शिव का तीसरा नेत्र तो नयनार है ना, तो नय से नय आ रहा है, तो ये सब संत। और आलवार संत वो वैष्णव होते हैं। 11 में एक सब संत सही है। श्रीलंका में समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था? समुद्रगुप्त, जैसे कि भाई बात ये ऐसे कर रहा है ना, ये अपना प्यारा भारत है। अब अपना जो है ना श्रीलंका में समुद्रगुप्त का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है। अब ये पूछ रहा है उस समय जब समुद्रगुप्त का शासनकाल था, है ना, जैसे कि यहाँ से ले ले, यहाँ से ये ऊपर का समुद्रगुप्त का एरिया है, नीचे से भाई चोल वगैरह थे ना, तो उस समय श्रीलंका में कौन था समकालीन? शायद ये मेघ भ्रमण कर दूँ। 12 सही है यार, मेघ भ्रमण है। याद तो है लेकिन इतना नहीं है, धूल हटाने की ज़रूरत है। श्रीलंका में धूल हटाने की क्या, काफ़ी धूल पड़ी हुई है, पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। अब वो सभी चीज़ है, अगर जैसे कि सीधी सट बात ही है, अगर जैसे कि यहाँ पर रिवीजन नहीं करते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो फिर उस पर धूल छाने लग जाती है। अब किसी पे वो कम धूल छाती है, किसी पे ज़्यादा धूल छाती है, किसी एकदम कभी एकदम वही हो जाता है, ऐतिहासिक खोज हो जाता है, तो वो बड़ी बात है। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे और अगर रिवीजन करेंगे तो वो धूल आती ही नहीं है। धूल मतलब जैसे कि आप भूनने लग जाते हैं अगर रिवीजन नहीं करते तो। श्रीलंका में समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था, ये मेघ वर्मन है भाई, ठीक है ना, मेघ वर्मन यानी बादड़ा ना, समुद्रगुप्त की बात है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है? भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ध्यान देना इस बात पे। भुवनेश्वर की उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब ये बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। जब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। और कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क वो भी सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है। जब मंदिर कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है? लिंगराज।
ये नागर तो देख उत्तर उत्तर भारत में ज़्यादातर नागर। द्रविड़ नीचे है दक्षिण। बैसर उत्तर की और दो दक्षिण, इनका दोनों का कॉम्बाइंड रूप है ये बैसर। अब ये अपन इसमें द्रविड़ कर दें क्या? तेरा तेरा नागर है यार। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है? जब जैसे कि भाई ये उड़ीसा है ये, है ना। जब चोल है ये तो नीचे तो पूरा एकदम द्रविड़ है, और उत्तर पूरा एकदम वो है क्या, नागर। बेसर कमांड है। अब ये बेसर हो सकता था इसमें, लेकिन अपन को याद नहीं था इसमें ना, जब ये नागर ये इसमें, क्योंकि ये जानबूझ के दिया है उसने क्वेश्चन। क्योंकि अगर इतना करता कि दक्षिण में और उत्तर में, वो तो पता चल जाता है, लेकिन ये कहाँ, इसमें क्या बताएगा। 13 है ना, 13 में ये नागर है। लिंगराज मंदिर कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है? नागर है ना, नागर। किस खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता दी? ये है अल मुस्तनविर बिल्लाह है। यहाँ पर अब्बासी कहाँ कर दूँ, बता। 3 करूँ कि 1 करूँ यार? अब्बासी अब्बासी, चल 3, 1 या 3 में, चल 3 करते हैं। 14 14 14, 3 सही है भाई। अल मुस्तनसिर बिल्लाह है, ये याद कर रखा था भाई। कहाँ ये भारी भरकम था, उससे इजाज़त ली थी इसने, ठीक है ना। क्योंकि वैधानिक मान्यता जब मिल जाती है ना, तो अपनी जो कौम होती है उसके वोट वगैरह तो नहीं उनका, लेकिन उसका सपोर्ट मिल जाता है राजनीतिक से और सामाजिक रूप से। ये है, ठीक है ना। और ये प्रथा थी इनमें, जिसने अगर उलेमा की बोले ली तो वो एकदम वो धार्मिक हो जाएगा, ऐसे है कुछ। तो किस खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता दी? अल मुस्तनसिर बिल्लाह है। अल मुस्तनसिर बिल्लाह है ना, इल्तुतमिश को। किसकी बात है? इल्तुतमिश को। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किस सुल्तान ने किया? सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी यार। एल देखते हैं, 15 15 15, ये है भाई इल्तुतमिश है सुल्तान। ये इसको इस प्रकार से याद कर रहा है ना। सुल्तान, तान में ये है लेता है ना, सुल्तान। तो ये तू है ना, इसमें भी ले और आधा तू है, लेतू, लता लतू है ना, आधा लेता है इसमें, इसमें आधा लेतू है, यानी कि सुल्तानगढ़ी। सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक, सुल्तान इल्तुतमिश। बाबर शाही मस्जिद कहाँ स्थित है? बादशाही, बादशाही, बादशाही सिकंदरा 4 भाई, लाहौर है। बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? लाहौर। बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर। 15 में 3 इल्तुतमिश, और 16 में 4 है लाहौर। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किस सुल्तान ने किया? दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किस सुल्तान ने किया, है ना, सुल्तान इल्तुतमिश। और बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? लाहौर है, बादशाही लाहौर। मुगल काल में रचित ग्रंथ गंगा लहरी के लेखक कौन थे? नाम से हिंदू लग रहा है, तो हिंदू ही होगा भाई, तो हिंदू ये सब। तो इसमें कृष्णदास कविराज करते हैं, चल हैं, या फिर पंडित 17 में पंडित जगन्नाथ है भाई। मुगल काल में रचित ग्रंथ गंगा लहरी, मुगल काल में रचित ग्रंथ गंगा लहरी, ठीक है ना। ये बताइए गंगा लहरी जो रचित ग्रंथ है वह किस काल से संबंधित है? मुगल काल से। गंगा लहरी मुगल काल, लेखक कौन था? पंडित जगन्नाथ। वैश्विक दर्शन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 18 में 4 है ना, 6। वैश्विक दर्शन के अनुसार पदार्थ, पदार्थ, ठीक है ना। वैश्विक दर्शन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 6 है।
विजयनगर शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर, तो विजयनगर चंद्र नगरी, 19 में 3 है हम्पी। विजयनगर शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। रह जाएगा याद। विजयनगर शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। या फिर हम्पी जो शहर है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर। या फिर हम्पी। विजयनगर शहर वर्तमान में अच्छा ये उल्टा है यार। यानी कि ये विजयनगर शहर है ना, ये आधुनिक नाम है विजयनगर। विजयनगर शहर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर वर्तमान में, ये हम्पी तो बहुत प्राचीन काल में हुए थे, वो है ये हम्पी। तो इनका शायद इनने नाम बदल दिया है, क्या ना विजयनगर है जो भाई हम्पी के नाम से जाना जाएगा, तो ये है विजयनगर हम्पी किस नाम से जाना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रकृति का विकास कितने गुणों से होता है? प्रकृति का विकास 20 3 है। अच्छा, किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार 3। दिए गए कोटों, रह नहीं याद है? सांख्य दर्शन के अनुसार, किसके अनुसार? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि तो युग थे, महर्षि कणाद, कणाद थे शायद, है ना? सांख्य दर्शन के कणाद या फिर कापालिक। चारवाक के संप्रदाय कौन थे? तो ये सब पता होना चाहिए। सांख्य कौन है? योग पतंजलि के तो योग है। चारवाक के कौन है ना? सांख्य दर्शन के कौन है? कितने गुणों से होता है? 3। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सिख गुरुओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सिख गुरुओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब, यानी कि ये व्यवस्थित करना है किसमें? समय के हिसाब से, क्रमबद्ध रूप से। जब सबसे पहले गुरु अर्जुन देव, हाँ गुरु अर्जुन देव करता है ए करते हैं अगर गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव के बाद में गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, ए के बाद में डी है क्या? ए के बाद में बी गुरु अंगद, बी के बाद में सी गुरु रामदास। चल एक ही करते हैं भाई, ये अगर 21 में 2 है। BCAD, BCAD 1 2 3 4। देख, सीधी सट बात यह है, ये मायने नहीं रखते कि भाई आपके क्वेश्चन गलत कितने हैं, ठीक है ना? अब जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देख के उसका आंसर पढ़ के अपन निकल सकते हैं, उसमें कोई तेल नहीं है। कोशिश करनी चाहिए क्वेश्चन वो आंसर देने की, जिससे कि दिमाग एक्टिव होता है, सोचता है कि यार इसमें क्या है क्या है क्या है। जब चाहे वो गलत हो या सही हो, अगर गलत है तो हाँ यार गलत हो गया इस प्रकार। और जब फिर इसको अगर आंसर देखेंगे ना तो वो ज़्यादा याद रहेगा आपको और लंबा याद रहेगा, ये है। तो इस वजह से चाहे गलती हो क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करनी चाहिए आंसर देने की, ठीक है ना? जब गुरु अंगद हो गए, यानी कि गुरु अंगद सबसे पहले, तो इस प्रकार याद कर ले भैया, है ना? गुरु अंगद यानी कि भगवान वो अंगद थे ना, रामायण से संबंधित, है ना? राम भगवान। तो अंगद पैर, है ना? तो सबसे अंगद का पैर है, तो सबसे पहले गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद में गुरु रामदास, फिर अंगद का पैर है, अंगद का पैर यानी कि भगवान अंगद। अंगद के पैर के बाद में फिर भगवान जी आ गया ना, गुरु रामदास राम 2। फिर अर्जुन देव आ गए, यानी कि महाभारत पीछे की बात है ना, तो भाई अर्जुन पीछे आ गया है ना, अर्जुन देव। और फिर है हरगोविंद, ये है हरगोविंद। तो फिर पहले गुरु अंगद है, गुरु अंगद, अंगद का पैर। जब गुरु अंगद, अंगद के बाद में फिरोज अंगद आए, तो अंगद के बाद में फिरोज राम जी स्वयं आ गए, है ना? तो गुरु रामदास जी। फिर गुरु अर्जुन देव जी, है ना? थर्ड गुरु अर्जुन देव जी। अब गुरु अर्जुन देव जी के बाद में है गुरु हरगोविंद, ठीक, रह जाएगा याद?
चल कर तो अब गुरु अंगद, अंगद के पैर, अंगद भगवान का पैर, फिर अंगद आए, अंगद भगवान के बाद फिर स्वयं राम जी आ गए, रामदास सेकंड, फिर अर्जुन देव आ गए, यानी महाभारत है ना, महाभारत से है ना, महाभारत पीछे की बात है ना, तो गुरु अर्जुन देव आ गए, फिर है गुरु हरगोविंद, ये चौथे हैं। ये कौन सा किया हम अपन ने? 21 में, 21 में 2, 21 में 2 है। आगे चलते हैं। फिर सूची, अब ये जिस प्रकार के ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये अगर फैक्टों को भी अगर अपन ने याद कर लिया ना, तो नैया पार हो जाएगी। 10-20 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए हिस्ट्री के, अगर जो जिस सब्जेक्ट के आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो है ये हर एक फैक्ट आपको, जो भी कोई ओल्ड क्वेश्चन पर हर वो फैक्ट याद होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चलो भाई ठीक तो नैया पार, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर जैसे कि अगर आपने ये कर लिया, जैसे कि 10-20 हज़ार ये फैक्ट है, जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये अपन ने निकाले, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हो, लेकिन हिस्ट्री से संबंधित है, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन और अगर आप करना चाहो तो ऑथेंटिक बुक है जो पढ़ सकते हैं भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए और NCERT 11वीं 12वीं की, ठीक, और जितने हो सके उतने ओल्ड क्वेश्चन, खेल ख़त्म है, ठीक है ना, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 10-15 क्वेश्चन है, अब उनको आप जैसे कि हिंदी ग्रंथ में कहा, तो उनके चक्कर में और क्वेश्चनों को छोड़ना, वो करना, वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है, ठीक है ना। और जैसे कि अगर गाइड पढ़ेंगे ना, आप गाइड उठा के ले लिया, काफ़ी बड़ी गाइड ले ली, तो शुरू पढ़ते चलेंगे, जब 1 महीने बाद हम जब वापस मुड़ के देखेंगे ना, तो मामला साफ दिखेगा। अब इनमें जो फैक्ट है इनको तो कम है, लेकिन याद तो हो रहा है ना, और दो देखेंगे और 2 बार आएंगे तो रिवीजन हो जाता है साथ साथ में, यह है। और वो क्या है कि जो किताब और वो गाइड होती है, वो उनका जो लिमिटेशन है वो फिक्स होता है, और उनकी सोच अलग होती है। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये बेस्ट है, और यही नैया पार करा सकते हैं। चलिए भाई, तो ये है ओल्ड क्वेश्चन पेपर NCERT, और अगर पढ़ना चाहे तो ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं, ठीक। जब ये याद करना है अपनों को ना, ये तो आता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कोशिश तो करते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली कार आयंगर, 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 पहली कार आयंगर, प्रधान, ये तो यार शायद वो लिखा पढ़ी से, विभागों के अंदर प्रांत प्रमुख, सेना प्रमुख, ग्राम का अधिकारी। मंडलेश्वर, मंडलेश्वर जब विभागों का अध्यक्ष, प्रांत का प्रमुख, सेना प्रमुख, मंड, मंड, जिलों को तो बोलते थे नाडु, तो मंडलेश्वर के ग्राम अधिकारी कर दें। प्रध्यानीश, यानी कि डी में अगर 4 आ रहा है, डी में 4 2 में आ रहा है, तो 30 क्या है भाई, यानी कि सेना प्रमुख, प्रध्यानीश सेना प्रमुख। देख लो यार, 22 22 22 22 में 3 है, 22 में 3 है, तो 22 में 3 मतलब 3 4 1 2 है भाई, 3 4 1 2, 3 4 1 2। पेलीगार, पेलीगार ये सेना प्रमुख है, किस काल से संबंधित है ये पता नहीं है ना, जब पेलीगार सेना प्रमुख, ठीक है भाई, है ना, मिलिट्री जनरल है पेलीगार। और आयंगर क्या है? आयंगर, आयंगर को ऐसे याद कर सकते हैं अपन, ये आयंगर में ग्राम छुपा हुआ है शब्द, आयंगर ग्राम है ना, आयंगर ग्राम, ग्राम अधिकारी, आयंगर ग्राम का अधिकारी, ठीक। प्रध्यानीश ये विभागों के अध्यक्ष है भाई, फड़नवीस होते हैं ना, उस प्रकार से हो सकता है शायद ये, फड़नवीस। प्रध्यानवीस, प्रध्यानीश है ना, प्रध्यानीश, तो वो फड़नवीस वो उससे ही सिमिलरिटी सी आ रही है, तो विभागों के अध्यक्ष है भाई, डिपार्टमेंट। और मंडलेश्वर, मंडलेश्वर प्रांत प्रमुख आ गया भाई। तो नाडु, नाडु तो बोलते हैं ज़िले को, ये तो अपन जानते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, नाडु बोलते थे, अब ये तो राज्य बन गया, लेकिन ज़िलों को बोलते थे तमिलनाडु। नाडु दक्षिण में, नाडु ज़िलों को बोलते हैं, ठीक है।
तो ये तमिलनाडु। तो पहले प्राचीन काल में जिला था, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। तो नाडु जिलों को बोलते हैं। तो प्रांत बोलते हैं मंडलेश्वर। मंडलेश्वर प्रांत प्रमुख मंडलेश्वर। दो बार देख। पहली गार, पहली गार ये हो गया सेना प्रमुख, पहली गार। और आयंगर, घर में गांव छुपा है, आयंगर ग्राम का अधिकारी। प्रध्यानीश, प्रध्यानीश हो गया विभागों के अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष, प्रध्यानीश विभागों का अध्यक्ष। मंडलेश्वर, मंडलेश्वर प्रांत प्रमुख। 22, 22 में 3 है। 22 ही ना, 22 22 22 में 3, 22 में 3 तो 3 4 1 2 है ना। 3 4 1 2। फेलीगार सेना प्रमुख, आयंगर ग्राम का अधिकारी, प्रध्यानीश विभाग का अध्यक्ष, मंडलेश्वर प्रांत प्रमुख। रह जाएगा याद, चल रह जाएगा। तीन चार, तीन चार है ठीक। पहलीगार बता क्या है पहलीगार। पहलीगार ये सेना प्रमुख है। आयंगर गांव में है ना, ग्राम ग्राम अधिकारी है। प्रध्यानीश ये वो फडणवीस वो ऐसे है ना, तो विभागों के अध्यक्ष वही है ना। और मंडलेश्वर ये प्रांत है, मंडल यानी कि प्रांत। फिर अब बता सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब इसमें आएगा देख, ज़कात तो वो होता है ना, भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। ये सब एक जैसे ही हैं यार, है ना। लेकिन ये टफ है, टफ तो नहीं है, करेंगे। उस्र, गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, उस्र। अब खराज, खराज, खराज खम्स उस्र ज़कात। खराज ये युद्ध की लौट सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक में एक, एक में एक ही है, तो दो है, तो दो है तो 23 में दो, 23 में दो, 23 में 4 है भैया, 23 में 4 है। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि खराज। खराज हो गया गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर। खराज, खराज, खराज कहते हैं गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर। खम्स युद्ध की लूट। उस्र भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, मुसलमानों से है ना, उस्र। और ज़कात कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। अच्छा, कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से, कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु, जैसे कि कमज़ोर मुसलमान है ना, उन पे खर्च करेंगे संपन्न मुसलमान। कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से लिए जाने वाला, तो ये किससे लिया जा रहा है, ये संपन्न मुसलमानों से लिया, किस उपलक्ष्य में लिया जा रहा है, कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने के लिए। ठीक है। ज़कात। उस्र भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, भूमि के सकल उत्पादन पर। खम्स गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, खम्स। अब अपने से क्या पूछेगा वो, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। वो ये पूछेगा, ये बताइए खम्स किसे कहते हैं, या यहाँ पर ये बताइए खराज किसे कहते हैं, या फिर ये बताइए उस्र किसे कहते हैं। जब खराज गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता है। खम्स युद्ध की लूट का जो माल होता है उसको कहते हैं खम्स।
है ना। और उस्र भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से, इसमें सब आ रहे हैं ना, चाहे उच्च हो या पर संपन्न हो या फिर विपन्न हो, है ना, कमज़ोर हो या फिर संपन्न हो, उसमें सब मुसलमान आ रहे हैं। जब खराज गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर। कम्स युद्ध की लूट। उसर भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। जक़ात कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। तेईस, तेईस में 4 है, ठीक। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। खराज गैर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, है ना। खराज। खम्स युद्ध की लूट। खम्स युद्ध, खम्स युद्ध। उसर, उसरे भूमि के सकल उत्पादन पर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। भूमि के सकल उत्पादन पर, ठीक। और जक़ात कमज़ोर मुसलमानों पर खर्च करने हेतु संपन्न मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं अकबर के संदर्भ में को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करते हैं। जब ये है ना, ये कौन सा, आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तित, इबादत खाने की स्थापना, दीन ए इलाही की शुरुआत। जज यार ये कंफ्यूज कर रहा है, इबादत खाना की स्थापना, दीन ए इलाही की शुरुआत। जब सी और डी साथ में होना चाहिए भाई। सी और डी अगर साथ में है तो सी और डी, एक सी यहाँ साथ में, एक यहाँ साथ में है, तो सी, यहाँ सी ए है, यहाँ सी डी है। नहीं नहीं, यहाँ सी डी चाहिए ना अपन को, तो जब सी डी और सी डी एरिया, जब सी, सी मतलब इबादत खाने की स्थापना, फिर है दीन इलाही की शुरुआत। और यहाँ पर डी पहले है क्या भाई, ये जो है डी से पहले डी है, डी के बाद में सी, डी के बाद में सी, डी के बाद में सी कोई सा में नहीं है, डी के बाद में सी कोई सा में नहीं है, तो यही आएगा, सी डी आएगा ना, जब इबादत खाने की स्थापना और दीन इलाही की शुरुआत। अब ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाकी को छोड़ते हैं। अब जजिया कर की समाप्ति और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन, तो ए कर देते हैं। ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में डी, पर ए के बाद में सी, ये एक ही करते हैं। चल, चॉइस 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 चॉइस, एक सही है भाई, है ना, एक सही है। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटना अकबर के संदर्भ में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली बात आ रही है किसकी, जजिया कर की समाप्ति, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद में आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन, आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तित, तो फिर इबादत खाने की स्थापना, है ना, फिर 4 दीन इलाही की शुरुआत। ये याद था अपन को कि भाई इबादत खाने की ये जो ये दीन इलाही ने ये बाद में किया था, क्योंकि इसको रद्द करके फिर दीन इलाही की थी। तब जजिया कर की समाप्ति सही है, जुड़ते जुड़ते जड़ चक्कर, अब सन नहीं दे रखा इसने, है ना। जजिया कर की समाप्ति, फिर आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन, फिर इबादत खाना की स्थापना, फिर दीन इलाही की शुरुआत। 1917 की रूस की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई, किस शहर से, ये तो वो है ना, पेट यार वार्स ने पेट्रियार्ड करते हैं, शुरुआत की बात कर रहा हूँ ना, 25 25 25 25 सही है, पेट्रियार्ड सही है। 1917 नहीं, ये बताइए रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917। पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं, ये तो पता है मेरे को, करूँगा देख। अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, ई की मात्रा ज़्यादा आ रही है अलाउद्दीन खिलजी में, तो देख अलाई है,
हजार सितुन है ना, ये तो है पता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन में ई की मात्रा है, तो एलाई, अलाउद्दीन एलाई, अलाउद्दीन एलाई, एक तो ये याद है। हजार सितून, अलाउद्दीन है ना, ई की मात्रा है, हजार सितून महल, अलाई दरवाजे, ये तो श्योर है। अब जमात खाना मस्जिद और लाल महल, अब इनमें देख ले तो शायद लाल महल, 26 26 सही है, लाल महल नहीं है। जब देख, निम्नलिखित में कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं है? लाल महल नहीं है, जबकि जमात खाना मस्जिद है। हजार, ये याद कर ले, ये तो बाकी तो याद है। जमात खाना मस्जिद की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार सितून महल है, हजार सितून है ना, हजार सितून महल, अलाई दरवाज़ा, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, अलाई और ई की भी मात्रा ज़्यादा है, अलाउद्दीन एलाई, हजार सितून अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद, ये लाल महल नहीं है। आगे चलते हैं। जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष आक्रमण किया? ये शायद 34 है कि 31 है? 27 27 27 27 में 2, 31 है। जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष आक्रमण किया? 31 है, जापान ने मंचूरिया पर। निम्नलिखित में से नूरजहां जुंता का कौन सदस्य नहीं था? जब एतमादुद्दौला, महावल खान, अशफाक खान, खुर्रम, शायद महाबत खान, 28 28 सही है, महाबत खान, क्योंकि ये तो इससे तो बाद में जानकारी हुई थी नूरजहाँ की, और ये बाद में इससे शादी की थी ना, ये बाद बाद में आया था ये, ठीक है ना। और ये महाबत खान को फिर बाद में मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन बाद की बात है ये, और ये नूरजहाँ जुनता ये पहले की बात है ना। एतमुद्दौला, आसफ खान, खुर्रम, खुर्रम बोलते हैं किसको? शाहजहाँ को, सही है। तो एक बात बता, खुर्रम अगर शाहजहाँ को बोला जाता है, तो जहांगीर को क्या कहा जाता है? जहांगीर को, जहांगीर को, जहांगीर को, जहांगीर का भी नाम है यार खुसरो। सुन सुन मेरी बात, एक मिनट रुक, ये बता, खुसरो किसको कहा जाता है यार? खुसरो, खुसरो शायद है ना शाहजहाँ को कहा जाता है, और खुर्रम जहांगीर को कहा जाता है शायद, क्योंकि नूरजहाँ जुंता की बात है तो ये पहले की बात है। अब ये पहले की बात है तो यानी कि पहले की, शाहजहाँ से पहले की, तो भाई अकबर, अकबर के बाद में आएगा कौन? जहांगीर, तो जहांगीर आएगा तो जहांगीर ही शायद खुर्रम है, हैं? और देख लेना भैया ना, जहांगीर खुर्रम नहीं, खुर्रम यार शाहजहाँ को बोलते हैं, तो खुसरो कैसे बोलते हैं? जहांगीर को। देख लेंगे, ये सस्पेंस है इसमें ना, छोड़िए, तो पता है खुर्रम जहांगीर, या फिर जैसे कि खुर्रम और खुसरो, या तो जहांगीर हो या फिर शाहजहाँ हो, दोनों आ जाएगा कोई न कोई में। जब ये महाबत खान नहीं है, एतमुद्दौला है, आसफ खान है, खुर्रम है, खुर्रम, आसफ खान है, और एतमुद्दौला है, एतमुद्दौला। निम्नलिखित शासकों में से रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने सबसे पहले प्रारंभ किया? ये चांदी का सिक्का तो अलाउद्दीन खिल, नहीं 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 नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी सही है, और क्या सबसे पहले भाई शेरशाह से पहले अलाउद्दीन के, हाँ तो अलाउद्दीन खिलजी है। 29 29 29 29 में 4 है यार, शेरशाह है भैया। निम्नलिखित शासकों में रुपया, ये तो यार आता था यार, रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने सबसे पहले प्रारंभ किया? शेरशाह है, लेकिन हुमायूं को हराया था चौसार कन्नौज का युद्ध में, है ना, वो शेरशाह है। बिहार से था ये। 29 4 है, शेरशाह है, रुपया नामक चांदी का सिक्का ना, शेरशाह है। सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई कोट की सहायता से चयनित कीजिए, शिवाजी के संदर्भ में।
शिवाजी का राज्यारोहण, अफजल खां की हत्या, शाइस्ता खां पर हमला, शिवाजी मुगल दरबार में आगरा। जब शिवाजी का राज्यारोहण ये याद है 1674, ए में तीन दो में यार, ए में तीन दो में है ना, तो शिवाजी का राज्यारोहण हो गया। तो अफजल खां की हत्या और शाइस्ता खां पर हमला, जब ये दोनों पास पास में घटित हुई थी ये घटना, है ना, जैसे कि शाइस्ता खां पर हमला, अफजल खां की, शाइस्ता खां। चल देख लेते हैं आंसर। 30 है, 30 में एक है, 30 में एक का मतलब 3 2 1 4, 3 2 1। यार ये तो सही था यार अपना सिस्टम, है ना। देख, शिवाजी का राज्यारोहण ये सही था 1674। अफजल खां की हत्या, ये अफजल खां की हत्या गुणसिट है ना, ये गुणसिट है, अफजल खां की हत्या गुणसिट है। और शाइस्ता खां पर हमला ये 63 है। जब इनमें दुविधा में थे अपन कि भाई शाइस्ता खां की हत्या पहले हुई थी, यहाँ पर अफजल खां की, शाइस्ता खां की पहले हुई थी, है ना। शाइस्ता, शाइस्ता 63, शाइस्ता 63। फिर ये है, नहीं नहीं, पहले शाइस्ता खां है, अफजल खां है भाई, गुणसिट, गुणसिट से 60 61 62 63। फिर आएगा ये शाइस्ता, तो जब पहले अफजल, अफजल है पहले, है ना, यानी कि ऐसे अफजल पहले आता है तो अफजल को पहले लिया 1659 में, ठीक है ना। पहले वध किया था इसका, अफजल का, 1659। अब शाइस्ता खां ये 63 है ना, शाइस्ता, शाइस्ता 63, अफजल 59। शिवाजी का राज्यारोहण 74, शिवाजी मुगल दरबार में 1666। जब इसमें आ जाएगा सबसे पहले अगर क्रम से अगर पूछता है ये, तो देख, एक तो ये आ जाएगा, फिर 59, 59 के बाद में 63, फिर 2 आ जाएगा, फिर 66 थर्ड आ जाएगा, फिर ये चौथा आ जाएगा ये, यानी कि अफजल खां की हत्या 1659 में, और शाइस्ता खां पर हमला, शाइस्ता, शाइस्ता 63। फिर शिवाजी मुगल दरबार में आगरा, ये 6 है ना भाई, 6 और आगरा में गए थे, है ना, ना कि दिल्ली, आगरा है, ठीक है ना। फिर चौथा है शिवाजी का राज्यारोहण 1674। जब क्रम से ही देखते हैं, अब अफजल खां, अफ पहला है अफजल खां 1659। फिर शाइस्ता खां है, ये 1663 है ना, शाइस्ता ये 63 है, 59 59 बाद 63 है। फिर शिवाजी मुगल दरबार में आगरा 1666। और शिवाजी का राज्यारोहण, शिवाजी का राज्यारोहण है ये है, शिवाजी का राज्यारोहण 1674, शिवाजी का राज्यारोहण जब सही है। और क्या, चलते हैं आगे। कौन सा युग सही नहीं, पितृदूरा पिचकारी का प्रथम बार प्रयोग, ये तो एतमद्दौला का मकबरा है, कोई दोहराए नहीं है इसमें ना। दक्षिण का ताजमहल, बीबी का मकबरा, इस्लामी शैली का प्रथम बलबन का मकबरा, गुंबद का प्रथम बार प्रयोग, शायद ये 3 नहीं आएगा यार इसमें, 31 31 31 में 4 है भाई। गुंबद का प्रथम बार प्रयोग ये नहीं है इसमें, यानी कि ये सही नहीं है यार, इसका विदाउट वो होना चाहिए, है ना। अब 31 में 4 नहीं है, अब 4 नहीं है तो इसको हटा देते हैं ना। पितृदूरा यानी
पित्राधुरा बोलते हैं पिचकारी को। पिचकारी का प्रथम बार प्रयोग हुआ। एतमाउद्दौला का मकबरा, ये तो आता था। दक्षिण का ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है। इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा वल्वन का मकबरा। अच्छा, ये गुम्बद का प्रथम बार प्रयोग ये नहीं है, कुब्बत अल इस्लाम। जबकि पित्राधुरा पिचकारी का प्रथम बार एतमाद उद्दौला का मकबरा। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? वीवी का मकबरा, बीवी का। इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा वल्वन का मकबरा। ठीक। वह इतिहासकार था जो हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित, ये तो वो है ना, खुसरो है क्या इसमें? नहीं, बंदा ये नहीं, बंदोयन कर दे। हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित था। चल यही करते हैं, देख ले। अबुल फजल बंदायन करते हैं। बंदायूनी ने क्या कहा था इसको? बंदा, बंदा में दा आ रहा है, बंदा में दा आ रहा है, तो बंदा ने कहा था गोकुंदा का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध। ठीक, दा से दा, बंदायूनी। 32 32 32 सही है भाई, है ना। वह इतिहासकार था जो हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित था, अब्दुल कादिर और बंदायूनी। बंदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था गोकुंदा का युद्ध, दा से दा, गोकुंदा। गद्दी प्राप्त करने जहांदर शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर कौन था? गद्दी प्राप्त करने के लिए जहांदर शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर कौन था? 33 में एक है भाई, जुल्फिकार खान। गद्दी प्राप्त करने जहांदर शाह की सहायता करने वाला शक्तिशाली अमीर कौन था? जुल्फिकार खान। किस युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष का समापन हुआ? किस युद्ध से? प्रथम की पूछ रहा है, यानी कि ये कहने का इसका मतलब ये है कि ये वो बताइए जहाँ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। भाई समापन हुआ था, युद्ध हुआ था, वो तो वही है ना। समापन की पूछ रहा है, ये थोड़ी है कि भाई जैसे कि युद्ध आरंभ अलग जगह से होगा, समापन एक जगह से होगा, शायद एक ही जगह है, एक ही है। तो आंग्ल सिख संघर्ष का समापन हुआ मुद्ध के शायद, यहाँ पर रामनगर है। देखते हैं, ये होने को तो सभी संबंधित है किससे? आंग्ल और सिख, यानी कि अंग्रेज और सिख। 34 ये डिलीट ही कर दिया भाई, कोई ना। किस युद्ध के दौरान मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था? किस युद्ध के दौरान मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था, कौन है भाई बताओ? मुकुंदरा का 35 में 2 है। किस युद्ध के दौरान मुकुंदवाड़ा है मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेज वर्सेज मराठा। किस युद्ध के दौरान मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 35 में 2। मुकुंदरा यानी कि स्थल पूछा है इसने, है ना। और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है ये बताइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? ठीक है ना। यहाँ पर निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 35 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत का कार्य था? सरे नौबत ये विदेशी मामलों का। चलिए यही करते हैं। 36 अरे यार, सेना की देखभाल करना है, तभी तो उसने दिया है। क्योंकि ये जो है ना सिस्टम, ये सिस्टम ऐसे है जैसे कि अब ये शिवाजी प्रशासन से है ना, तो उनके हैं वो अलग संबंधित है। जैसे कि शिवाजी का प्रशासन है अलग अलग, वो अलग अलग उनसे संबंधित है। और ये कि उनकी जो कुछ कुछ की जो सिमिलरिटी है वह मुग़ल काल से भी संबंधित है। जैसे कि मुग़ल काल की ये पद है तो ये इनके विभाग और ये इनसे कार्य है, ठीक है ना। इसी प्रकार के दक्षिण के चोल साम्राज्य, उनके भी सिमिलरिटी है। तो एक दो अक्षरों में, एक दो शब्दों में वगैरह में सिमिलरिटी है, तो इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज जो बीमारी है उसका निवारक तभी हो सकता है तब आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें हर एक फैक्ट और तथ्य को। 36 में 2 है,
शिवाजी के प्रशासन में सर नौबत का कार्य था। सेना की देखभाल करना, सेना की देखभाल करना शिवाजी के प्रशासन में है ना, सर ए नौबत का कार्य था सेना की देखभाल करना। रह जाएगा याद, सर ए नौबत, सर ए नौबत सेना की देखभाल करना, सेना की देखभाल करना। आगे चलते हैं। मुगल काल में निम्न से भूमि के वर्गीकरण का प्रकार नहीं था। जब ये नस्क नहीं है, जब पोलज है, चांचर है, पड़ती है, नस्क का पता नहीं है। 37 हाँ सही है। मुगल काल में निम्न से भूमि के वर्गीकरण का प्रकार नहीं था, नस्क नहीं है। जबकि देखें अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताइए पोलज, चाचर, पड़ती। चाचर किसे कहते हैं, पड़ती किसे कहते हैं? पोलज, पोलज तो उपजाऊ मृदा को कहते हैं, है ना, उपजाऊ मिट्टी को। पड़ती, पड़ती उसको बोलते हैं जैसे कि उसका पड़ा हुआ छोड़ देते हैं साल 2 साल के लिए, फिर साल 2 साल बाद में फिर उस पर कृषि करते हैं ना, वो है पड़ती। पोलज बता दी उपजाऊ होती है, हर साल कृषि की जाती है। पड़ती 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं, यानी गैप लेते हैं, फिर बाद में कृषि करते हैं। चाचर पता नहीं है। दादाजी कौन देव थे? शिवाजी के दादा थे, शिवाजी के संरक्षक शिक्षक। चल शिवाजी के संरक्षक शिक्षक ही करते हैं। 38 सही है, शिवाजी के संरक्षक शिक्षक। औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः कब लागू किया गया? जब ये लागू किया गया औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः कब लागू किया गया? पुणे की बात है ना, तो 49 सही है। तो पहले ये है 64, वो देगा जैसे कि अगर पुणे पूछ रहा है तो जो पहले लगो हुआ है वो सन भी देगा, और जो वो है वो तो आएगा ही। तो जो याद करते हुए, जो अपन ने जो याद कर रखा है उसको ज़रूर देगा वो, अवश्य गुमराह करने के लिए। औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः कब लागू किया गया? 1679, यानी कि 7/9। और प्रथम बार शायद ये 1664 है, 1679। किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है? सरदेसाई कर दें? नहीं, JN सरकार है, JN सरकार है भाई, JN सरकार। निम्नलिखित मुगल सम्राटों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए एवं दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। ओह जब यार, जहांदर शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर शाह है, मोहम्मद शाह है। ये मोहम्मद शाह है वो रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन अब पता कैसे करें, किसको किसके साथ में एडजस्ट करें? अहमद शाह है, जहांदर शाह है, मोहम्मद शाह है, अहमद। जहांदर कर दें पहले एक में, चल जहांदर कर दिया। जहांदर के बाद में अहमद शाह है या फिर मोहम्मद शाह है, देख ले यार। 41 में 2 है, 41 में 2 का मतलब है ये है ADBC, ADBC ए है ना, ये 1 है, A 2 फिर 3 और ये 4 है, यानी कि जहांदर शाह है, जहांदर शाह है फर्स्ट नंबर। फिर मोहम्मद शाह है, ये रंगीला है सेकंड नंबर। और अहमद शाह है, ये थर्ड नंबर है। फिर आलमगीर फिर ये 4 नंबर है। दोबारा देख, यानी कि जहांदर शाह है, जहांदर शाह होगा फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहांदर शाह होगा, जहांदर शाह, जहाँ है ना, जहाँ आ गया। अब जहाँ के बाद में है मोहम्मद शाह रंगीला, ये सेकंड है। अब इसके बाद में आ रहा है कौन सा? ये अहमद शाह है ना, थर्ड। फिर आलमगीर सेकंड। अब याद कैसे करें?
अब याद तो जहांदर हो गया है ना, जहांदर, जहांदर के बाद में रंगीला है, ये तो सबको याद है ना, मोहम्मद शाह। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, तो यानी कि मोहम्मद शाह आ रहा है पहले इसके, मोहम्मद शाह से पहले आ रहा है वही सब जहांदर, जहांदर आ रहा है, जहाँ, है ना, सारे जहाँ, है ना, तो जहाँ जहांदर आ रहा है, जहांदर के बाद में मोहम्मद शाह है। अब इसके बाद में है ये अहमद शाह है ना, अहमद के बाद में आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भाई जहांदर फर्स्ट, मोहम्मद सेकंड, फिर अहमद थर्ड, आलमगीर सेकंड, फोर है। चलते हैं। मुगल प्रशासन में वित्तकची का प्रमुख कार्य क्या था? वह कार्यालय अधीक्षक था, भू राजस्व का रिकॉर्ड रखना एवं राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करता था, गुप्त एवं नई सूचना एकत्र करना, परगनों में ट्रेजरी के रखरखाव का कार्य, ग्राम का अधिकारी जो राजस्व वसूल करने का कार्य करता था। वित्तकची 42 एक ही है। वित्तकची का प्रमुख कार्य क्या था? वह कार्यालय अधीक्षक था, वो भू राजस्व का रिकॉर्ड करना, भू राजस्व का रिकॉर्ड रखना एवं राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करता था। ठीक, वित्तकची रह जाएगा ना याद। वह कार्यालय अधीक्षक था, भू राजस्व का रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना एवं राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करना था। अकबर द्वारा संचालित सोने का सिक्के का नाम ये इलाही, इलाही तो धर्म था, इलाही तो तीन इलाही, इलाही इलाही करते हैं। चल 43 43 43 सही है। इलाही, दीन इलाही वो अलग है ना, ये सिक्के का नाम है इलाही। अब वो अपन से ही पूछेगा, ये बताइए जो इलाही जो सिक्का चलाया था वह किस प्रकार, किसका था? सोने का, चांदी का, तांबा का, रजत वगैरह वगैरह ना। तो सोने के सिक्के। अकबर द्वारा संचालित सोने के सिक्के का क्या नाम था? इलाही, इलाही। हुमायूं द्वारा निर्मित मदरसे का नाम था? बेगम ए मदरसा, मदरसा है सियालकोट, सियालकोट ही करते हैं। 44 नहीं, बेगम ए मदरसा है। हुमायूं द्वारा निर्मित मदरसे का नाम था बेगम ए मदरसा, ए मदरसा। फिर मध्यकाल में उच्च वर्गीय महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च वर्गीय महिलाएं सामान्यतः पदे में रहती थी, शाही जीवन व्यतीत करती थी, राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती थी, शिक्षित थी। ये सब सही है, ये नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। 45 में 3 ठीक। पर्दे में रहती थी, शाही जीवन व्यतीत करती थी, शिक्षित थी, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती थी। किस सम्राट के काल में जागीरदारी प्रथा सही तरीके से प्रारंभ हुई? जागीरदारी प्रथा 46 3 है। अकबर, जागीरदारी प्रथा सही तरीके से प्रारंभ हुई अकबर। किस वर्ष तक शीत युद्ध का अंत हो गया था? शीत युद्ध शायद 59 है, हैं? ये फिर बाण में है, बाण में है शायद। 47 47 47, ये डिलीट ही कर दिया यार, ये डिलीट कर दिया भाई। वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कब की गई थी? ये शायद 1602 है, 1595 है, 1648 में 2, 1602 है भाई। वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कब की गई थी? वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कब की गई थी? 1602। 1628 में शाहजहां ने नौरोज उत्सव कहाँ मनाया था? कहाँ मनाया था? 1628 की बात है ना, 1628 में शाहजहां ने नौरोज उत्सव कहाँ मनाया था? 1628 में शाहजहां ने नौरोज उत्सव कहाँ मनाया था?
नौरोज, 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 नौरोज। बरादरी अजमेर कर रहा हूँ मैं इसमें 49 में। तेरी की एक है यार, लाल किला आगरा है। 1628 में शाहजहाँ ने नौरोज उत्सव कहाँ मनाया था? जब है ना, ये तो इसमें इस प्रकार से पूछा है, लेकिन यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये बताइए नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? शाहजहाँ ने। नौरोज उत्सव शाहजहाँ 1628, ये सब इम्पोर्टेंट है। 1628 शाहजहाँ नौरोज उत्सव। नौरोज उत्सव की स्थापना यानी शुरुआत, स्थापना अलग होती है, शुरुआत अलग होती है। नौरोज उत्सव शाहजहाँ है, शाहजहाँ नौरोज है ना, शाहजहाँ। आ की मात्रा ज़्यादा है, शाह ये रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नौरोज उत्सव शाहजहाँ 1628, लाल किला आगरा, लाल किला आगरा। आगे चल, लाल किला आगरा। फिर मनसबदारी प्रथा का जन्म किन के द्वारा हुआ था? ये तो मनसबदारी का तो किया था भाई, तुर्की ही कर देते हैं इसमें, या तुर्की करते हैं चल। मंगोल है। मनसबदारी प्रथा का जन्म किन के द्वारा, किन से हुआ था? मनसबदारी प्रथा का जन्म किन से हुआ था? मंगोल। भारत में फ्रांस का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कहाँ का? फ्रांस का पुर्तगाली। जब पड़ गया ना चक्कर, अब बता। पुर्तगाली, जब एक बात बता, जो फ्रांस से आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुर्तगाली। यानी कि ये पता होना चाहिए कौन पुर्तगाली है, कौन डच है ना। जब भारत में फ्रांस का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, भारत में फ्रांस का है ना, फ्रांस का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तीन कर दें क्या इसमें? इक्यावन, इक्यावन दो है। फ्रांसिस्को अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को अल्मोड़ा। भारत में फ्रांस का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मोड़ा। जब इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जैसे फ्रांसिस्को अल्मोड़ा ना, पुर्तगाली, फ्रांसिस्को अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को अल्मोड़ा है भाई, अल्मेड़ा है ना, अल्मेड़ा। फिर निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रम से बताना है ये है ना। जब सबसे लास्ट में ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश है, या फिर पुर्तगालियों को भारत में प्रवेश। जैसे सबसे लास्ट में है ये अंग्रेज, तो सबसे अगर लास्ट में अंग्रेज है तो सी है, तो सी का मतलब तो आना चाहिए इसमें। 52 में 3 है, तो इसका मतलब अंग्रेज नहीं है लास्ट में। हाँ, 52 में 3 है, तो 52 में 3 है, तो बी है, फ्रेंच, फ्रेंच है भाई। 52 में 3 ये है। DCAB, चल DCAB है ना, एक DCAB, यानी कि सबसे पहले है पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश। पुर्तगालियों का, पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगाली के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, सेकंड नंबर पे आई है भाई ये, सेकंड नंबर पे आई है शुरुआत से है ना। और थर्ड पे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फोर्थ पे है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब याद कैसे करें इसको? पुर्त ये तो याद है, पुर्त है ना, पुर्त फर्स्ट है ना, पुर्त फर्स्ट है, पुर्तगालियों को भारत में प्रवेश ये फर्स्ट है ना, पुर्तगाली फर्स्ट है। फिर है ब्रिटिश सेकंड, डच थर्ड है, डच थर्ड है, डच में कोई भी मात्रा नहीं है, डच, डच थर्ड है। और फ्रेंच ये 4 है, फ्रेंच 4 है। जब पुर्तगालियों को भारत में प्रवेश, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच, नहीं फ्रेंच नहीं, डच है, ठीक है, लास्ट में है फ्रेंच। यानी कि पुर्तगाली पुरत, पूरत है, पुर्त, पुर्त के बाद में ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद में डच, डच के बाद में फ्रेंच। ठीक, आगे चलते हैं। कहीं बताया अपन ने हमें
52 में 3 है। एक, फिर 2, फिर 3 और 4। ठीक। पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच और फ्रेंच। फ्रेंच बाद में, मात्रा वाला। गृह स्वराज आंदोलन चलाने वाली होम रूल लीग की कुल कितनी संख्या थी? 2 थी। एक ही करा, चल 2 है। 53 53 53 में 2 सही है। गृह स्वराज आंदोलन चलाने वाली होम रूल लीग की कुल कितनी संख्या थी? 2। वह वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात नहीं की जाती थी, बंगाल से निर्यात नहीं की जाती थी, जब सोरा है सूती का सामान, शायद ये रेशम, नील निर्यात नहीं की जाती थी, शायद रेशम। 54 54 54 54, ये डिलीट है भाई, है ना, ये डिलीट है। 1917 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने ब्रिटिश अध्यक्ष रहे? 1917 तक 55 में 2 है, 5। 1917 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने ब्रिटिश अध्यक्ष रहे? 5। भारतीय सिविल सेवा भर्ती के लिए विभिन्न मानदंडों के सुझाव हेतु मेघालय समिति का गठन कब किया गया? मेघालय तो 54 है। नहीं, 54 तो डिस्पैच है, बुड डिस्पैच। देखते हैं, 53 आना चाहिए थे। 56 में यही है, 54 है ना। भारतीय सिविल सेवा भर्ती के लिए विभिन्न मानदंडों के सुझाव हेतु मेघालय, हाँ मेघालय सही है, वुड डिस्पैच। मेघालय समिति का गठन कब हुआ? 1854। अंग्रेजों के दक्षिण भाग में 1611 में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 57 में 1 है। इसको ऐसे याद करते हैं, मछली है ना, मछली से हो जाएगा कि समुद्र में पाई जाती है मछली। तो सबसे पहले मछली कहाँ पकड़ रहे हैं? मछली में। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में, कब की बात है? 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम। ठीक, यानी कि समुद्र में मछली पकड़ना है सबसे पहले। लेकिन ये अगर टाइम पूछ लिया तो 1611 है ना। कहाँ की बात है? दक्षिण भारत की। कौन? अंग्रेज। मछलीपट्टनम में 1611 में अपनी प्रथम फैक्ट्री। ये बताइए प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1611। कहाँ? मछली या मछली। आगे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1902 या 4? तो 58 में 4 है, 58 में 4 है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1904। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोनों को 2 क्वेश्चन दे दिए ना विश्वविद्यालय आयोग से ही। जब ये थे सर डब्ल्यू हंटर या चार्ल्स वुड, गुणसेट में। ये डिलीट कर दिया भाई। सर डब्ल्यू हंटर, चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, थॉमस रॉल। एक से ज़्यादा आंसर है, लेकिन ये तो आ सकता है ना अपन को कि ये बताइए विश्वविद्यालय आयोग गठन कब किया गया था? 1902 में, है ना, 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1904। और गठन कब हुआ है? 1902 में। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण, ये तो 1897 में है। नहीं भैया, ये अपने साथ में इसने धोखा कर दिया। धोखा कुछ नहीं किया है भाई, ये बात कर रहा है पंजीकरण की, अपन बता रहे हैं स्थापना की। जब स्थापना हुई है 1897 में, है पंजीकरण कब हुआ है? 1909 60 में, है ना, 1909 है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? जब एक ही सही है ना, तो उसको ही देख लेते हैं क्या? चलो उसको ही देख लेते हैं। 61 में 2 है, ये है। निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित है, यानी सिर्फ ये सही है। नारायण मल्हार जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नारायण मल्हार जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नारायण मल्हार जोशी।
नारायण मल्हार जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? नारायण मल्हार जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ये सब नहीं है दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये ऐसे है देख, एनी बेसेंट तो होगी होम रूल लीग, दादा भाई नारोजी हो गए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगर मैं सही हूँ तो। नहीं नहीं, ये तो यही है यार, नहीं ये दो तो सही है, 61 तो सही है भाई, 61 तो सही है, इससे छेड़खानी नहीं है ना, 61 से छेड़खानी नहीं। जब गोपाल कृष्ण गोखले चल, नहीं नहीं नहीं, सुन मेरी बात, दादा भाई नारोजी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, एनी बेसेंट होम रूल। एक मिनट सुन तो मेरी बात, एनी बेसेंट सही है, होम रूल लीग। दादा भाई नारोजी का हो गया ब्रिटिश करो या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन करो, गोपाल कृष्ण गोखले ऑल इंडिया ट्रेड, चलिए है ना। और दादा भाई नारोजी अब इनमें ओटा सोटा हो रहा है सिस्टम, ये है तो सब आपस में, लेकिन ये सब आपस में संबंधित है, लेकिन ये अलग दे रखे हैं। तो एनी बेसेंट का तो अपना सही है। अब दादा भाई नारोजी का यहाँ तो ब्रिटिश इंडिया है, यहाँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। दादाजी भाई नारोजी पैसे वाले थे भाई, व्यापारी थे, आई बात समझ में, हल्के में मत लेना। जब ये तो शायद तो इसमें ये आना चाहिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो गोखले शायद ये आ जाएगा, देख लेंगे आगे आ जाएगा, कोई ना क्वेश्चन है। तो नारायण मल्हार जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। आगे चल, इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? 62 दो है, अर्थवेद सही है, अर्थवेद। शोध प्रविधि के प्राथमिक कार्य के लिए विभिन्न स्तरों का सही क्रम लिखिए। 63 63 में एक है, ये है विषय का चयन, फिर संदर्भ ग्रंथ, फिर प्रस्तावना तैयार करना, क्षेत्र का सर्वेक्षण। दोबारा देख, विषय का चयन सही है, विषय का चयन सही है, विषय का चयन करेंगे पहले पहले है ना। विषय का चयन करने के बाद में अपन करेंगे संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ के बाद में प्रस्तावना तैयार करना, और फिर है क्षेत्र का सर्वेक्षण। जब विषय का चयन, विषय का चयन के बाद में संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ फिर प्रस्तावना तैयार करना, फिर है क्षेत्र का सर्वेक्षण। निम्नलिखित इतिहासकार में किस इतिहासकार ने इतिहास के दार्शनिक पक्ष पर जोर नहीं दिया? 64 जबकि जोर दिया है ना, जबकि जोर दिया है वॉल्टेयर, क्राम्प्टे, इंगल। वॉल्टेयर, क्राम्प्टे, हीगेल है, हीगेल। ठीक। निम्नांकित इतिहासकार में किस इतिहासकार ने इतिहास के दार्शनिक पक्ष पर जोर नहीं दिया? ईएचकार। वॉल्टेयर है, क्राम्प्टे है, हीगेल है दार्शनिक पक्ष। निम्नलिखित में कौन सी पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? पुनर्जागरण की 65 में 4 है, ये नहीं है साम्राज्यवाद पर बल, जबकि तर्क पर बल, पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं अपन, प्रयोग पर बल, मानववाद पर बल, साम्राज्यवाद नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पर बल नहीं है। 65 में 4। अंग्रेजी साहित्य का पिता किस? ये तो टॉमस मूर होना चाहिए ना। 66 नहीं नहीं, जोफ्रे चौसर है। अंग्रेजी साहित्य का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? जोफ्रे चौसर। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर सामाजिक न्याय। 67 व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना, उदारवाद का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब बेगम हजरत महल लखनऊ सही है ना, और खान बहादुर खान यानी कि खान बहादुर खान गरा है, यानी कि हीरा बरेली की खान माने बरेली, लिकायत अली दहली, मौलवी अब्दुल्ला साहब, ये शायद ये देखते हैं लिकायत अली।
68 68 में 4 है ना, यही है ना, ये नहीं है। 1857 के संदर्भ में जब ये बताइए अपन से, वो ये पूछेगा बेगम हजरत महल, यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, आंदोलन हुआ था, है ना, 1857 क्रांति से संबंधित है। जब बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला शाह है ना, फैजाबाद, शाह है बाद है, मौलवी अहमदुल्ला शाह है फैजाबाद। खान बहादुर बरेली, बहादुर में भी बह आ रहा है ना, बरेली में भी बह आ रहा है। और ऐसे है कि हीरे की खान में, बरेली की हीरे की खान में, बरेली में खान का हीरा गिर गया, है ना, खान बहादुर बरेली बहादुर। बेगम हजरत महल लखनऊ है, और बेगम हजरत महल लखनऊ सही है ना, लखनऊ। मौलवी अहमदुल्ला शाह है अहमदुल्ला शाह है फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद। खान बहादुर बरेली, ठीक। लिकायत अली नहीं है, दिल्ली नहीं है लिकायत अली, और होगा। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक हैं, पता नहीं। 69 में 3 स्प्रेंगलर, ये स्प्रेंगलर काफ़ी बार आता है भाई, ये स्प्रेंगलर। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये काफ़ी बार आ चुकी है कुछ पुस्तक। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक स्प्रेंगलर, यानी स्प्रिंग। भारत ऐसे याद कर सकते हैं, स्प्रिंग, है ना। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? जब ये वो है देवेंद्र नाथ टैगोर के गोपाल कृष्ण गोखले, 70 गोपाल कृष्ण गोखले हैं भाई। भारत सेवक समाज है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। भारत सेवक समाज की स्थापना किसी, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पढ़ा नहीं तो ऐसे ही है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है ना, गोपाल भी है, दो बार कृष्ण भगवान, गोपाल कृष्ण और गोखले, तो भारत सेवक समाज, ठीक। अंग्रेजों द्वारा अवध विलय कब किया गया? ये सबसे पहले किया था भाई, 56 है, और ये पहले भी आ चुका है 71 में। इस प्रकार से आंसर चाहिए, आने चाहिए झट से फट, 1856, है ना। ये अवध वाले ना एकदम स्वामी भक्त थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन इन्होंने इसके साथ, अंग्रेज़ों ने विश्वासघात कर दिया अवध वालों के साथ में, तब यहाँ भी प्रबल विद्रोह हुआ था 1857 का। भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकता की प्रकृति है? बेगम हजरत महल है या अवध? और ये बेगम हजरत महल ही बताया था ना मैंने इसमें, लखनऊ, यह अवध ये है। बेगम हजरत महल अवध से ही संबंधित थी, लेकिन लखनऊ में अवध है ना। अवध, अवध। अन 56 है, 2 कम है। 18 जो 1857 क्रांति आई है ना, उससे 1 ही कम है भाई, ओनली 1/4 कम है, एक साल कम है। भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकता की प्रवृत्ति है? एक नहीं, नागरिकता एक ही है, बस देखे ही मत। देख लो भाई, 2 भारतीय राज्यों को नागरिक हो सकता है, 2 भारतीय राज्यों को नागरिक हो सकता है, 4 नहीं, एक ही है 72 में, है ना। प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रिंस के लिए, ये तो वो है ना, मैकियावेली होना चाहिए इसमें, 73 में, सही है। दी प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। फिर नीचे दिए कथन, विशाल एवं कुशल सेना होते हुए बलबन ने उसकी सल्तनत का, साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। तुगरिल विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्ण रूप से विकेंद्रित, तुगरिल विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्ण रूप से विकेंद्रित कर दिया। देखते हैं क्या है इसमें, कौन सा होया? 74 में 2 है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, कथन तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। विशाल एवं कुशल सेना होते हुए भी बलबन ने उसकी सल्तनत का साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। ठीक है भाई। तुगरिल विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्ण रूप से विकेंद्रित कर दिया। तुगरिल विद्रोह, बताइए तुगरिल विद्रोह किसके समय हुआ था? वल वन। लोहे एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? वल वन। मलाबार काली मिर्च अकबर के शासनकाल की भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी।
काली मिर्च उत्पादन वाले क्षेत्र तथा निर्यात करने वाले बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के बाहर थे। ए सही है शायद, ए आर ए सही है किंतु आर गलत है। 75 2 ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, मालाबार काली मिर्च अकबर के शासनकाल की भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी। मालाबार। और काली मिर्च उत्पादन वाले क्षेत्र तथा निर्यात करने वाले बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के बाहर थे। यानी कि होने को तो ये दोनों ही बात सही है, होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी, लेकिन करने वाले बंदरगाह अकबर के साम्राज्य से बाहर थे। काली मिर्च उत्पादन वाले क्षेत्र और तथा निर्यात करने वाले बंदरगाह, उत्पादन वाले क्षेत्र यानी ये दक्षिण की बात कर रहा है, दक्षिण में होती है ज़्यादातर काली मिर्च। जैसे कि ये अपना भारत है तो यहाँ चौल वोल वगैरह यहीं तो थे, चौल हो रही है, अकबर का यहाँ नीचे नहीं था, है ना। हाँ, काली मिर्च उत्पादन वाले क्षेत्र तथा निर्यात करने वाले बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के बाहर थे। सही है, साम्राज्य के बाहर थे। ऐसे नहीं है कि भाई उस पर उसका कंट्रोल नहीं था कंट्रोल, लेकिन बाहर थे वो। और ये भी पता नहीं भाई कंट्रोल था या नहीं। अगर वो साम्राज्य के बाहर है तो फिर कंट्रोल कैसे रहेगा। काली मिर्च उत्पादन वाले क्षेत्र तथा निर्यात करने वाले बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के बाहर थे, नो कंट्रोल, है ना। मालाबार काली मिर्च अकबर के शासनकाल की भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी, अकबर के शासनकाल की। आगे ये हो चुका है भाई, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। सेट का पेपर था ये पेपर था भाई। 75 क्वेश्चन थे इसमें। 75 क्या, अगर देखे जाए ना तो इसमें 200 क्वेश्चन थे, 4 के ज़्यादा थे ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।